आज से 40 दिन बाद आपकी यूपीपीसीएस प्री का एग्ज़ाम है और आपने अब तक बहुत कुछ पढ़ा होगा। पिछले 2-3 महीनों से आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो। मल्टीपल टॉपिक्स चाहे पॉलिटी में हो गया, हिस्ट्री में हो गया, साइंस एंड टेक में हो गया, काफ़ी चीज़ें आपने कवर की होंगी। बट किसी भी एग्ज़ाम का कुछ कोर थीम होता है और एग्ज़ामिनर का वो फेवरेट एरिया होता है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपको ही यूपीपीसीएस का पेपर सेटर बना दिया जाए, आपको ही पेपर को सेट करना हो, तो आप क्वेश्चन को कैसे पिक एंड चूज़ करोगे? आप सबसे पहले क्या करोगे कि पिछले 10, 12, 15 साल का पेपर उठाओगे, देखोगे कि पिछले सालों में क्वेश्चन कैसा पूछा गया है, किन टॉपिक से पूछा गया है, उनके बेसिस पे आप क्वेश्चन प्रिपेयर करोगे। सो हर सब्जेक्ट में कुछ हाई यील्डिंग एरियाज होते हैं, कुछ हाई यील्डिंग टॉपिक्स होते हैं, जहाँ से मैक्सिमम आपको रिटर्न मिलता है और आपके पेपर का जो मेजॉरिटी एरिया होता है ना, उसी के अराउंड होवर करता है, उसी के अराउंड रिवॉल्व करता है। सो इन आखिरी 40 दिनों में व्हाट यू हैव टू डू, you have to prepare the core area, the high yielding topics, the sure short topics जिससे 90% of the paper बनेंगे। So this video will serve as your final blueprint for your UPPCS 2025 एंड मैं इस वीडियो में आपको 40-42 हाई यील्डिंग टॉपिक्स दूंगा जहां से आपके 90% ऑफ द यूपीपीसीएस का सिलेबस कवर होगा और 90% ऑफ द क्वेश्चंस आप इन्हीं टॉपिक्स से देखोगे अपने एग्जाम में। तो आपने अब तक जो भी कुछ पढ़ा है उनको तो आप रिवाइज करोगे, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो टॉपिक्स मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा पहले उन पे फोकस करोगे। उनको कंप्लीट करने के बाद, उनको अच्छे से रिवाइज करने के बाद, उनके आसपास के एरियाज को पढ़ने के बाद टाइम बचेगा तो आप बाकी चीज़ों को देखोगे। आई गेस कि टाइम बचेगा भी नहीं, और अगर आप इन 40-42 टॉपिक्स को अच्छे से कर लोगे तो बहुत आराम से आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। इनफैक्ट इसीलिए जो हमारा लक्ष्य टेस्ट सीरीज है दैट इज बेस्ड ऑन दीज हाई यील्डिंग टॉपिक्स, हाई रिटर्न टॉपिक्स। जो लोग भी इस टेस्ट सीरीज का पार्ट हैं, अगर आप इस टेस्ट सीरीज को बहुत अच्छे से लगा रहे हो, स्पेशली जो मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ उसको अच्छे से पढ़ते हो, उसको रिवाइज करते हो, देन इट इज़ लाइक यू आर रिवाइजिंग दीज हाई यील्डिंग टॉपिक्स थ्रू एमसीक्यूज। दिस इज़ द रीज़न कि जो भी सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ दैट इज़ नॉट जस्ट अ सिंपल सॉल्यूशन, इट इज़ मच मोर डैट। आप सबसे पहले सॉल्यूशन देखते हो, उसके बाद कोर एक्सप्लेनेशन देखते हो, नेक्स्ट वन इज़ रिलेटेड वैल्यूडेशन, उससे रिलेटेड और कौन सा टॉपिक है, यूपीपीसीएस टिप्स, यूपीपीसीएस में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे ट्रेंड रहे हैं, एंड द लास्ट वन इज कॉमन ट्रैप। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग के 4 सेक्शन है, स्मार्ट सॉल्यूशन, कोर एक्सप्लेनेशन, रिलेटेड वैल्यूडेशन, यूपीपीसीएस टिप, ये आपको किसी टॉपिक को प्रिपेयर करने में हेल्प करेगा। और जो ये कॉमन ट्रैप है ये आपको एग्जाम में हेल्प करेगा टू सॉल्व एमसीक्यूज। सो प्लीज यूटिलाइज दिस सॉल्यूशन इन बेस्ट पॉसिबल वे टू रिवाइज योर हाई यील्डिंग टॉपिक्स। नाउ मुझे बहुत लोग का मैसेज आ रहा था जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं। सो फॉर देम मैं लक्ष्य टेस्ट सीरीज का लास्ट बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये आपका बैच 3 होगा जो कि 5 सितंबर से स्टार्ट होगा। ये 5 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर तक चलेगा, 1 महीने तक ये बैच चलेगा। इसका रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, फर्स्ट पिंड कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द लक्ष्य टेस्ट सीरीज आप जाके रजिस्टर कर लेना। एंड दिस इज द लास्ट बैच, इसके बाद कोई और बैच स्टार्ट नहीं होगा। तो अभी जो आपके हाथ में 40 दिन है उनमें सिर्फ यहाँ दिए हुए टॉपिक्स पे ही ध्यान देना है। बहुत डिटेल में मैंने हर एक टॉपिक को देखा है, हर एक सब्जेक्ट को देखा है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे और कितने बार आए थे, क्वेश्चन रिपीट हुआ था कि नहीं हुआ था, ट्रेंड क्या बता रहा है, वो टॉपिक स्टेबल है या फिर वो टॉपिक इंक्रीजिंग है। इसी तरह मैंने हर एक सब्जेक्ट का डीप एनालिसिस किया था सो दैट आपको ना करना पड़े ये चीज़। एंड बेस्ड ऑन दैट आई विल टेल यू कि इन 40 दिनों में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। इसके बियॉन्ड खुद को डेविएट नहीं करना है, राइट। सो वीडियो को आप पूरा देखना, अच्छे से देखना, तभी आप समझ पाओगे कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। काफ़ी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको वीडियो में समझा देता हूँ, बट उसके बावजूद भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। द रीज़न इज़ कि आजकल रील्स के ज़माने में अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल गिव यू 1 रिवॉर्ड। जो लोग भी वीडियो पूरी ख़त्म करेंगे उनको लास्ट में एक रिवॉर्ड मिलेगा, एंड दैट रिवॉर्ड, दैट सरप्राइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग यूपीपीसीएस प्रीलिम्स। आपके एग्जाम के लिए वो बहुत ही क्रूशियल है। सो जो पूरा वीडियो कंप्लीट करेंगे दे विल गेट दैट रिवॉर्ड। सो सबसे पहले हम पॉलिटी की बात करते हैं। पॉलिटी में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। इससे रिलेटेड या फिर इसके अराउंड जितने भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे मनी बिल के क्वेश्चन होते हैं, प्रोटेम स्पीकर के क्वेश्चन होते हैं, राज्यसभा चेयरमैन का क्वेश्चन होता है, स्पीकर का क्वेश्चन होता है,
पार्लियामेंट, सेक्रेटेरिएट का क्वेश्चन होता है। इन सभी चीज को आप पढ़ोगे तो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। इसमें ही कुछ सब टॉपिक है जैसे पार्लियामेंट्री प्रोसीजर एंड बिल, लेजिस्लेटिव पावर लोकसभा का, राज्यसभा का, विधानसभा का, विधान परिषद का, और स्टेट लेजिस्लेचर। ये आपका पहला टॉपिक हो गया। इसके बाद दूसरा है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड कमीशन। इनमें 3-4 बॉडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, हर साल ये न्यूज में रहता है, इससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं वो देख लो, इसके पार्ट्स क्या हैं वो देख लोगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का क्या टर्म होता है, क्या नंबर होता है वो देख लोगे। फाइनेंस कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैग, अटॉर्नी जनरल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो बाकी कमीशन होता है, ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, ओबीसी हो गया, SC ST, उनको भी देखोगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड कमीशन। थर्ड वन इज फंडामेंटल राइट, DPSP एंड ड्यूटीज। एक चीज तो ध्यान रखना कि आपको आर्टिकल नंबर 1 से लेके 51 तक पूरा रटा होना चाहिए। सिर्फ 1 से 51 तक ही नहीं बल्कि बहुत से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। बट कम से कम 1 से लेकर 51 तक तो आपको रटा होना चाहिए। एक एक प्रोविजन आपको पता होना चाहिए, एक्सेप्शन क्या है वो पता होना चाहिए, प्लस जो अमेंडमेंट्स हुए हैं 42nd से 44th से वो पता होना चाहिए। तो फंडामेंटल राइट, DPSP एंड ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट के आर्टिकल प्रोविजंस और रिट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड DPSP। नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट, गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड PM, इसको आप थोड़ा नीचे रख सकते हो, बट एग्जीक्यूटिव एंड प्रेसिडेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट वन इज पंचायती राज एंड लोकल बॉडीज। यहाँ पे 2 टॉपिक आते हैं, एक पंचायती राज आता है, एक म्यूनिसिपैलिटी आता है। बट पंचायती राज इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन म्यूनिसिपैलिटीज। अगर 10 क्वेश्चन पूछा जाता है तो 9 क्वेश्चन पंचायती राज से ही आता है। तो पंचायती राज एंड लोकल बॉडीज, और इसमें भी आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस जो भी कमिटीज है उनके रिकमेंडेशन ये इंपॉर्टेंट है। जैसे बलवंत राय, अशोक मेहता, LM सिंघवी, मल्टीपल टाइम रिपीट किया गया है। नेक्स्ट वन इज, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आएगा, चाहे मैच द कॉलम में आएगा, क्रोनोलॉजी में आएगा, या फिर सिंगल स्टेटमेंट में आएगा, बट यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। पार्ट्स, आर्टिकल, शेड्यूल, 7 शेड्यूल में जो हमारे स्टेट के लिस्ट होते हैं, यूनियन के लिस्ट होते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट होते हैं, उन लिस्ट में देखो कहाँ कहाँ कौन कौन सा चीज़ आता है। कई बार जो सिंपल चीज़ें होती हैं वहाँ फंसा देता है। पब्लिक ऑर्डर किससे रिलेटेड है, एजुकेशन किस में आता है, वाइल्ड लाइफ किस में आता है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो 42nd अमेंडमेंट से कॉन्करेंट में शिफ्ट की गई, कौन से शिफ्ट की गई ये सब देखोगे। कौन सा पार्ट क्या कहता है, इलेक्शन किस पार्ट में आता है, प्रेसिडेंट किस पार्ट में आता है, एग्जीक्यूटिव किस पार्ट में आते हैं, ये आप देखोगे। इसके बाद आर्टिकल तो मैंने बता दिया इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 से लेकर 12 शेड्यूल आपको पूरा रटा होना चाहिए। कौन सा शेड्यूल कब ऐड किया गया, उसके क्या प्रोविजंस हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हो गए, जैसे 1 हो गया, 24 हो गया, 42 हो गया, 61 हो गया, 69, 73, 74, 86, इसके बाद 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, ये पूरा आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज जुडिशरी एंड सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे देखो जो लैंडमार्क जजमेंट्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उनका इम्पीचमेंट कैसे होता है, क्या ग्राउंड होता है, वो सब देख लेना। नेक्स्ट वन इज सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन में फेडरलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इंटर स्टेट काउंसिल हो गया, तो कौन कौन से मेंबर होते हैं, किस आर्टिकल के थ्रू है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये सब देखोगे। लोकसभा में कितनी सीटें हैं, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, कैसे सीटों का डिवीजन हुआ वो देखोगे। क्वाजी फेडरल किसने कहा था, बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसने कहा था। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो पॉलिटी में इंपॉर्टेंट है। सो इस वक्त आप सिर्फ पॉलिटी में यही टॉपिक्स को रिवाइज करोगे, इसके बियॉन्ड कहीं और मत देखना। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। इसके बाद हम हिस्ट्री देखते हैं। हिस्ट्री देखो 3 पार्ट में डिवाइड है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। मैक्सिमम फोकस आपको मॉडर्न पे करना है, बट एंशिएंट और मिडिवल को भी इग्नोर नहीं करना है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आप कर लोगे। जैसे हम एंशिएंट में बात करें तो बुद्धिज्म, जैनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और खासकर यहाँ पे अशोका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनफैक्ट अशोका ना एक सेपरेट टॉपिक ही बनाता है। अशोकन एडिक्ट से बहुत क्वेश्चन आता है, धम्मा से बहुत क्वेश्चन आता है, अशोकन फिलॉसफी से बहुत क्वेश्चन आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है, किस साइट को किसने डिस्कवर किया और वहाँ पे और क्या क्या डिस्कवरी हुई है, ग्रेनरी कहाँ मिला है, डॉकयार्ड कहाँ मिला है, यूपी में कौन कौन से IBC के साइट्स हैं, रिलीजन था कि नहीं था, कौन सा रिलीजन फॉलो करते थे, स्क्रिप्ट कौन सा फॉलो करते थे, क्या लैंग्वेज था, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डायनेस्टीज की टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजी बहुत पूछता है, कई बार वॉर का टाइमलाइन, वॉर का डेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जो क्रोनोलॉजी है वो एंशिएंट में भी आती है, मिडिवल में भी आती है और मॉडर्न में भी आती है। मॉडर्न में भी आप लास्ट में देखोगे ना 1915 के बाद जो भी हुआ है उनका आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए।
इनफैक्ट कई बार स्पेसिफिक डेट पूछ लेता है कि 28 जून को ये हुआ, 28 फेब को ये हुआ। जो मेजर मेजर टॉपिक्स हैं, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट का रिजोल्यूशन कब पास हुआ था, तो आपको एग्जैक्ट डेट पता होना चाहिए। चौरी चौरा किस दिन हुआ, तो आपको एग्जैक्ट डेट पता होना चाहिए। वैदिक आयुर्वेदा टेक्स्ट गुप्ता हो गया, गुप्ता के टाइम पे क्वाइन टाइटल से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर, नेक्स्ट एंशिएंट टर्मिनोलॉजीज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एंशिएंट हिस्ट्री में एडमिन्स होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, जो इकोनॉमिक टर्म होता है, बेसिकली जो एनसीईआरटी देखोगे या फिर कोई जो भी हिस्ट्री की बुक होती है, पीछे जो ग्लॉसरी दिया होता है ना, उसको आप पढ़ लेना। इसके बाद मिडिवल की बात करते हैं। मिडिवल में मुगल इंपॉर्टेंट है। मुगल का जो भी क्रोनोलॉजी है, जो भी सक्सेशन का वॉर है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुगल का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आर्किटेक्चर, मुगल के टाइम का, दिल्ली सल्तनत के टाइम का। साथ ही यहाँ पे बुक एंड ऑथर जो होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है मुगल के टाइम का। नेक्स्ट वन रीजनल डायनेस्टीज, यहाँ से मैक्सिमम क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन आते हैं। आपको स्पेसिफिक डायनेस्टी का क्रोनोलॉजी सेट करना होता है, फाउंडर्स एंड लास्ट रूलर्स। नेक्स्ट वन, जैसा हमने ऊपर देखा था अभी कि एंशिएंट में टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरह मिडिवल में भी इंपॉर्टेंट होता है ग्लॉसरी टर्म एंड फॉरेन ट्रैवलर्स, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है मिडिवल के लिए। किसके टाइम पे, किसके रेन पे कौन सा फॉरेन ट्रैवलर आया। एंड दिल्ली सल्तनत में दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपका अलाउद्दीन खिलजी का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन हुआ था, जो भी रिफॉर्म लिया गया था, प्लस क्रोनोलॉजी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। चाहे आप स्लेव डायनेस्टी की बात कर लो, खिलजी की बात कर लो, यहाँ पे इनके जो मेजर मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी लिए गए थे वो इंपॉर्टेंट होता है, उनको आप देखना। नेक्स्ट वन इज मॉडर्न हिस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों में से सबसे पहले आप मॉडर्न हिस्ट्री को ही प्रिपेयर करोगे। यहाँ पे कांग्रेस का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, किस सेशन को किसने प्रिसाइड किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ कोई रिजोल्यूशन लिया गया है तो वो देख लेना आप। जैसे पूर्ण स्वराज पूछ लेता है, क्विट इंडिया रिजोल्यूशन कब पास किया गया था, ये सब पूछ लेता है, किस सेशन में पास किया गया था, पहले जो मुस्लिम प्रेसिडेंट थे वो कौन थे। ऐसे जो ट्रिवियल फैक्ट्स होते हैं ना, उनको आप देख लेना। नेक्स्ट वन इज रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे किसने रिवॉल्ट किया था और किस इंग्लिशमैन ने, किस फॉरेन ऑफिसर ने उसको सप्रेस किया था। पीजेंट्स एंड ट्राइबल मूवमेंट प्लस प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस के बनने से पहले जो भी ऑर्गेनाइजेशन थी, जैसे इंडियन एसोसिएशन हो गया, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन हो गया, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कांग्रेस के फॉर्मेशन का बेस बनाए थे, वो किसने फॉर्म किया था और कब फॉर्म हुआ था, ये देख लेना आप। नेक्स्ट वन इज सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, जैसे आपका विद्यासागर जी ने कौन कौन सा रिफॉर्म लिया था, सावित्रीबाई फुले ने कौन कौन सा रिफॉर्म लिया था, विडो री मैरिज एक्ट कब आया था, नेटिव मैरिज एक्ट कब आया था, ये सारी चीज़ें आप देखोगे। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड एक्ट, चार्टर एक्ट हो गया 1909, 1919, 1935, ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, इनके प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो इंडियन पर्सनैलिटीज एंड देयर वर्क प्लस गवर्नर जनरल, जो वाइस रॉय थे, इनके टर्म में कौन सा एक्ट पास किया गया था, कौन सा काम हुआ था, कौन सा कमीशन आया था। जैसे फॉर एग्जांपल ली कमीशन किस वाइस रॉय के टर्म में आया था, कौन कौन से कमीशन ऐसे थे जो इरिगेशन से रिलेटेड कमीशन थे। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट कमीशंस हो गए, कमिटीज हो गई, बॉडीज हो गए जो आपको देखने हैं। इसी में आप देखो रिवॉल्यूशनरी और उनके एक्शंस, जैसे लाहौर कॉन्स्पिरेसी किसने किया था, कानपुर कॉन्स्पिरेसी कब हुआ था, किसने किया था, कौन इन्वॉल्व था इसमें, अलीगढ़ कॉन्स्पिरेसी में कौन इन्वॉल्व था, तो ये इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट वन इज क्रोनोलॉजी, स्पेशली 1915 के बाद, गांधीयन मास मूवमेंट के बाद जो भी क्रोनोलॉजी है सब देखोगे, कब खेड़ा आया, कब अहमदाबाद आया, कब चंपारण आया, क्विट इंडिया मूवमेंट, कैबिनेट मिशन, देसाई लियाकत पैक्ट कब हुआ था, तो इनकी डेट पता होना चाहिए, इनका क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए। मॉडर्न हिस्ट्री में यहाँ से 2-3 क्वेश्चन हर साल आता है। नाउ नेक्स्ट वन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक आपका इंडियन ज्योग्राफी होता है, दूसरा आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी होता है। इंडियन ज्योग्राफी में देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मैं शॉर्ट में बताऊं तो आपको इंडियन रिवर्स इंपॉर्टेंट होता है, उनकी ट्रिब्यूटरी कहाँ ड्रेन करती हैं, किस सिटी से निकलती हैं, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए, उनका ओरिजिन क्या होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद फिजिकल लैंडफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फिजिकल ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे आपका लेक्स हो गया, माउंटेन पीक्स हो गया, वाटरफॉल हो गया, डैम्स हो गया। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक ज्योग्राफी, खासकर यहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एल्यूमिनियम प्लांट कहाँ कहाँ पे है, कोल रिजर्व कहाँ कहाँ पे है, आयरन ओर कहाँ से पाया जाता है, टिन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा है, जो कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ पे हैं। नेक्स्ट वन डेमोग्राफी एंड सेंसस, 2011 का सेंसस आप देख लेना, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। इसी के साथ यहाँ पे जैसे पॉपुलेशन थियरी होता है, मालथूसियन थियरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सॉइल देख लेना, सॉइल के टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और सॉइल इरोजन कैसे होता है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इसको हम। नेक्स्ट वन इज क्लाइमेट एंड मानसून, लोकल स्टॉर्म, लू कहाँ आता है, चेरी ब्लॉसम कहाँ आता है, मैंगो शार कहाँ पे होता है, लोकल स्टॉर्म आप देख लोगे। इसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी में ट्राइब्स बहुत इंपॉर्टेंट है,
रैंडमली 3-4 ट्राइब दे देगा और आपको स्टेट के साथ मैच करना होगा। ये इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है और वर्ल्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एग्रीकल्चर एंड क्रॉप, कॉटन किस सॉइल में होता है, कौन सा क्लाइमेट चाहिए, जूट किस सॉइल में होता है, कैसा क्लाइमेट चाहिए, कौन सा स्टेट किस क्रॉप के प्रोडक्शन में टॉप पे है, प्रोडक्शन में भी टॉप पे है, प्रोडक्टिविटी में भी टॉप पे है, रैंकिंग इंपॉर्टेंट होती है। तो ये आपका इंडियन ज्योग्राफी हो गया, ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। इसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैपिंग का एरिया जो है ना आपका कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन लेके आता है। डेजर्ट, लेक, पोर्ट, आइलैंड, माउंटेन्स, प्लेट्यू, वॉल्केनोज, इनको आप देखोगे। इसके बाद इकोनॉमिक ज्योग्राफी में भी 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जैसे हम इंडिया में मिनरल देखते थे उसी तरह वर्ल्ड का आपका मिनरल देखोगे। इंडस्ट्री देखोगे, कौन सी कंट्री किस मेजर इंडस्ट्रियल हब के लिए इंपॉर्टेंट है। कंट्री एंड कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इसको छोड़ देते हैं पर एग्जाम में ऑल्टरनेट ईयर 1-2 क्वेश्चन आ ही जाता है। सो जितनी भी 195 कंट्रीज हैं उनका आप एक बार कैपिटल देख लेना, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बट आपको एक क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। ट्राइब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया कि इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है और वर्ल्ड ट्राइब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका ओशनोग्राफी में करंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वार्म करंट कौन सा होता है, कोल्ड करंट कौन सा होता है, कहाँ से पास होता है, किसको क्रॉस करता है, वो देख लेना आप। मैप्स एंड बॉर्डर्स में हमने बात ही कर ली कि कौन कौन सी कंट्री जो है लैंडलॉक्ड है वो देखोगे, कौन कौन सी कंट्री जो है डबल लैंडलॉक्ड है वो देखोगे। इसके साथ साथ एक चीज़ और यहाँ इंपॉर्टेंट है, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से पास होता है, प्राइम मेरिडियन कहाँ कहाँ से पास होता है, ग्रीनविच मेरिडियन कहाँ कहाँ से पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ कहाँ से पास होता है, किन कंट्री से पास होता है। इंडिया का स्टेट भी देखोगे प्लस वर्ल्ड की कंट्रीज भी देखोगे कहाँ कहाँ से पास होते हैं। मिनरल इंडस्ट्रीज की हमने बात कर ली है। क्लाइमेट वेजिटेशन इंपॉर्टेंट है, जैसे ओजोन किस लेयर में प्रेजेंट होता है, सिट्रस फ्रूट जो है किस क्लाइमेट में पाया जाता है, ओक महोगनी किस वेजिटेशन में पाया जाता है। ग्रासलैंड इंपॉर्टेंट होता है, जैसे स्टेपे कहाँ पाया जाता है, पेरिस कहाँ पाया जाता है, आपका सवाना कहाँ पाया जाता है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखोगे। लोकल विंड के नेम कहाँ पे ये फॉर्म होते हैं, विली विली कहाँ फॉर्म होता है, टाइफून कहाँ फॉर्म होता है, हरिकेन कहाँ फॉर्म होता है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखोगे। सो वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी में आपको यही पढ़ना जो यहाँ मेंशन है, इसके बियॉन्ड आपको कहीं नहीं देखना है। नेक्स्ट वन इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट देखो बहुत ही छोटा टॉपिक है, आराम से आप इसको 2-3 दिन में खत्म कर दोगे और यहाँ से 10-12 क्वेश्चन तो आता ही आता है, बहुत ही हाई रिटर्न टॉपिक है। पहला हो गया आपका बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जैसे इन सिटू एक्स सिटू हॉटस्पॉट पूछ लेता है, कौन सा इकोसिस्टम मोस्ट डाइवर्स है, कोरल रीफ हो गया, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो गया। बायोडाइवर्सिटी के लॉस का एक्सटेंशन का रीज़न क्या है वो देखोगे। यहाँ से इजी क्वेश्चन आता है, आप डायरेक्टली पकड़ लोगे कि इसका आंसर यही है। नेक्स्ट वन इज पॉल्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। ग्रीन हाउस गैस, कौन कौन सी गैसेज रिस्पॉन्सिबल हैं। क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, आईपीसीसी हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया। और यहाँ से जो क्वेश्चन आता है ना इजी ही आता है, बहुत टफ नहीं आएगा। पॉल्यूशन में ही आप एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन देखोगे, मिक्स एंड मैच करके। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, फोटोकेमिकल स्मॉग किस रीजन से होता है, बीओडी क्या होता है, सीओडी क्या होता है, कोरल रीफ को कैसा टेम्परेचर चाहिए, कोरल रीफ मान लो डिस्ट्रॉय हो रहा है तो क्या रीजंस है। नेक्स्ट वन इज इकोसिस्टम एंड कॉन्सेप्ट, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इकोसिस्टम के, जैसे आपसे पूछ लेगा कि इकोसिस्टम एनवायरनमेंट में क्या डिफरेंस है, बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस है। इनफैक्ट इकोसिस्टम किसे कहते हैं, सिंपली आपसे डेफिनेशन पूछ सकता है। लोटिक इकोसिस्टम क्या होता है, लैंटिक क्या होता है, स्टेबल क्या होता है। बायोजियोकेमिकल साइकिल, जैसे आपका कार्बन साइकिल हो गया, फॉस्फोरस साइकिल हो गया, सल्फर साइकिल हो गया, वाटर साइकिल हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्टिविटी इंपॉर्टेंट होती है, किस इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। कोरल रीफ की जैसे हमने बात की, सवाना की, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की, अमेजॉन फॉरेस्ट की, यहाँ से मिक्स एंड मैच करके क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से आपसे की टर्म पूछा जाता है, इकोटोन्स क्या होता है, इकोलॉजिकल नीश क्या होता है, स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होती है, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होती है। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो यहाँ से पूछा जाता है। नेक्स्ट वन इज एनवायरमेंटल एक्ट, कन्वेंशन, क्रोनोलॉजी, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसका डेट आपको पता होना चाहिए। प्रोजेक्ट एलिफेंट आपको इसका डेट पता होना चाहिए। वाटर एक्ट, एयर एक्ट, बायोडाइवर्सिटी एक्ट हो गया, तो यहाँ पे आपको ईयर पता होना चाहिए। नॉर्मली क्रोनोलॉजी में सेट करने के लिए यहाँ से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद प्रोटेक्टेड एरियाज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यूपी के जो भी इंपॉर्टेंट हैं किस डिस्ट्रिक्ट में है वो देखोगे, इंडिया का देखोगे किस स्टेट में है, ठीक है। यहाँ रामसर साइट हो गया, वेटलैंड हो गया, नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, ये सारे प्रोटेक्टेड साइट यहाँ पे देखोगे। उसके बाद ISFR रिपोर्ट, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट देखो 2023 का आया है, तो क्या रैंकिंग है, कहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा है, किसकी फॉरेस्ट कवरेज बढ़ी है, कहाँ पे फॉरेस्ट एज ए एरिया ज़्यादा है, ये सब देखोगे। नेक्स्ट वन इकॉनमी,
इकोनॉमी की जैसे हमने बात की थी कि इकोनॉमी में क्वेश्चन आपका 50% स्टैटिक आता है, मतलब इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट आते हैं, और 50% आपका करंट अफेयर बेस्ड होता है। सो जो स्टैटिक आता है कई बार वहाँ पे भी करंट अफेयर के टच होते हैं, ठीक है। सबसे पहले गवर्नमेंट की स्कीम्स एंड रिपोर्ट्स, इंडिसेस, खासकर जो मान लो पुराने स्कीम्स हैं उनका आप ईयर देखोगे, उनका आप डिपार्टमेंट देखोगे, मिनिस्ट्री देखोगे, और जो नए स्कीम्स हैं उनका आप मेजर प्रोविजंस देखोगे। इसके बाद इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, यूपी का भी, इंडिया का भी। नेक्स्ट वन इज पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गए, जैसे साइक्लिक पॉवर्टी क्या होता है, पॉवर्टी कैसे मेजर किया जाता है, बिलो पॉवर्टी लाइन जब हम कहते हैं तो क्या थ्रेशोल्ड रहता है, किसने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, कौन कौन सी कमिटीज बनाई गई है। पीएलएफएस का आप डेटा देखोगे, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता क्या है, डेफिनेशन ही आपको पहले पता होना चाहिए, उसके बाद बाकी चीज़ आप देखो। नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल सेक्टर एंड बैंकिंग। ये थोड़ा सा एरिया जो है वो बाकियों के कंपैरिजन में कम आता है। यहाँ पे आप जैसे फॉर एग्जांपल बैंकिंग सिस्टम थोड़ा देखो ना, कि सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, और बैंकिंग सिस्टम का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कब नेशनलाइजेशन हुआ, लीड बैंक किसे कहते हैं, आरआरबी को कब फॉर्म किया गया, आरआरबी को कब फॉर्म किया गया, नाबार्ड को कब फॉर्म किया गया, एक्सिम बैंक को कब फॉर्म किया गया, आरबीआई को कब फॉर्म किया गया, इसका रोल क्या है। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इकोनॉमिक कर्व बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिपोर्ट इंपॉर्टेंट होते हैं खासकर इकोनॉमी रिलेटेड। नेक्स्ट वन इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आप देखो पहले तो हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, कैसे इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई। डिफ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है। नेक्स्ट वन इज सस्टेनेबल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका एरिया बढ़ भी रहा है, इसका फ्रीक्वेंसी आने की बढ़ रही है। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जितने भी गोल हैं, जितने भी 17 गोल हैं, आपको मुंह ज़बानी रट्टे होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि गोल 1 क्या है, गोल 4 क्या है, गोल 6 क्या है, गोल 10 क्या है। मल्टीपल निमोनिक्स अवेलेबल हैं इसके, कोई भी एक निमोनिक्स यूज़ करके इसको याद कर लेना। इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक है साइंस का। साइंस में देखो बायो जो पोर्शन है वहाँ से क्वेश्चन कंपैरेटिवली फिजिक्स और केमिस्ट्री से थोड़ा ज़्यादा आता है। ना बायो की बात करें तो बायो में ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, कौन से सिस्टम को एंडोक्राइन कहते हैं, ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है, ऐसे कुछ ट्रिवियल फैक्ट्स पूछ लेता है। हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है, एंजाइम्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी। जैसे 2024 में ही सीपीआर का फुल फॉर्म पूछ लिया था, कौन सा वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, फिर एंडोथर्मिक होता है, ये देख लेना आप, ठीक है। ये आपका बायो का पार्ट है, बायो का पार्ट में ये भी आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइटामिन एंड डेफिशिएंसी, हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है, वाइटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है, वाइटामिन बी के क्या होता है, वाइटामिन के कहाँ पाया जाता है। नेक्स्ट वन इज डिजीज, डायबिटीज कैसे होता है, वैक्सीन से क्वेश्चन पूछा गया है, टिटनस से क्वेश्चन पूछा गया है, एड्स से क्वेश्चन पूछा गया है, चिकनगुनिया के लिए कौन सा वायरस रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा मॉस्किटो रिस्पॉन्सिबल है, कोई पर्टिकुलर डिजीज दे देगा, पूछ लेगा ये वायरस से होता है या फिर बैक्टीरिया से होता है। सो ये और ये पार्ट आपके बायो के लिए इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में देखो केमिकल कंपाउंड एंड एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली बेकिंग सोडा का फॉर्मूला पूछ लिया था 2024 में। लाइम वाटर किसे कहते हैं, वॉशिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये सारी कुछ क्वेश्चन है ना। मिल्क और मैग्नीशिया क्या होता है, एक्वारीजिया क्या होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट और सिंपल टॉपिक्स हैं जो केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री में पॉलीमर और प्लास्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या डिफरेंस है, कौन सा पॉलीमर सिंथेटिक है, पॉलीथाइलिन हो गया, पॉलीस्टीरीन हो गया। ये कुछ एरिया है जो केमिस्ट्री का बहुत कोर टॉपिक बनाता है। नेक्स्ट वन फिजिक्स। फिजिक्स में 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक आपका ऑप्टिक्स हो गया, मिरर लेंसेज, इलेक्ट्रिसिटी एंड मेजरमेंट्स एंड यूनिट्स। कभी आपको फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना होगा, सेल्सियस को केल्विन में। लाइट ईयर से क्वेश्चन पूछा जाता है। कैंडेला किसका यूनिट है। लास्ट वन इज प्लांट फिजियोलॉजी। जैलम क्या होता है, फोलम क्या होता है, स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है, बायो फर्टिलाइजर इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद मान लो आपसे पूछ लेगा कि जिंजर क्या है, रूट है स्टेम है, टर्मरिक क्या है, रूट है स्टेम है। ऐसे कुछ क्वेश्चन साइंस एंड टेक से आते हैं जो इजी एरिया के होते हैं और हाई स्कोरिंग होते हैं। लास्ट वन इज मॉडर्न फिजिक्स एंड स्पेस साइंस। ये करंट अफेयर बेस्ड होता है। स्पेस एंड डिफेंस इसरो से पूछेगा, नासा से पूछेगा। जैसे 2024 में पूछा था रुद्रम मिसाइल के बारे में। सेमीकंडक्टर ये इंपॉर्टेंट एरिया है और ये इमर्जिंग एरिया है। सो दिस इज़ योर 40-50 टॉपिक्स जो आपको इन 40 दिनों में पढ़ना है। और जैसा मैंने स्टार्ट में बोला कि इससे डेविएट मत होना।
कई बार डाउट होता है कि ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, बट ट्रस्ट मी, अगर इन टॉपिक्स को आप कर लोगे तो प्रीलिम्स आपका नहीं रुकेगा। नाउ इन लास्ट के 40 दिनों में आपको कौन कौन से रिसोर्स यूज़ करने हैं, कौन कौन से रिसोर्स बेसिकली रिवाइज करने हैं। तो सबसे पहले घटना चक्र आपको रिवाइज करना है, प्लस करंट अफेयर। करंट अफेयर की बात मैंने लास्ट वीडियो में की थी। एक आपको मंथली देखना है, एक ईयरली देखना है। जो लोग लक्ष्य टेस्ट सीरीज को फॉलो कर रहे हैं उनको मंथली नहीं देखना होगा, उनको वो क्वेश्चंस करने होंगे जो मैं उनको टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके बाद आपको आय दृष्टि करना है, यहाँ पे हो जाएगा ईयरली का। प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं 2018 से 2024 तक के। इसको मैं लक्ष्य टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड कर रहा हूँ। और पीवाईक्यू में आपको क्या करना है, जो बुकलेट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ उसका प्रैक्टिस आप करते रहना। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो ये एनवायरनमेंट का पीवाईक्यू है, यहाँ देखो 2024 के जो भी पीवाईक्यूज हैं आप इसको उठाओगे, इसको सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद लास्ट में जाके आप देखोगे इसका सॉल्यूशन क्या है। लेट मी शो यू, यहाँ पे आप देखोगे सॉल्यूशन क्या है। सो 2018 से 2024 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर याद होना चाहिए बिना ऑप्शन देखे। जैसे मान लो मैं आपसे ये पूछूं कि द मोस्ट बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया इन इंडिया इज, तो आपको ये 4 ऑप्शन नहीं भी दिया रहेगा फिर भी आपको पता होना चाहिए कि इसमें से सही आंसर क्या है, वेस्टर्न घाट। सो कम से कम पिछले 7 सालों का जो पीवाईक्यू है वो आपको इसी तरीके से रटना है कि बिना ऑप्शन देखे भी आपको पता हो कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। और इसके साथ लास्ट में टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन, जो मैं आपको टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, क्योंकि जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स मैंने आपको बताया है वो पूरा टेस्ट सीरीज इन्हीं टॉपिक्स पे रिवॉल्व करता है, इसी टॉपिक्स के अराउंड उसको क्रिएट किया गया है। सो अगर आप उसको पढ़ते हो अच्छे से, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हो, तो आपका जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स है ये भी रिवाइज हो रहा है। अगर आप लक्ष्य टेस्ट सीरीज का पार्ट नहीं हो तो इन 40-45 टॉपिक्स को किसी भी रिसोर्स से रिवाइज कर सकते हो। जो भी आपने रिसोर्स प्रिपेयर किया होगा या फिर जो भी रिसोर्स आप फॉलो कर रहे हो उनसे आपको रिवाइज करना है, बट माइंडेड कि जो आपका रिवीजन रहेगा इन्हीं 40-45 टॉपिक्स के अराउंड रिवॉल्व करेगा। इसके आगे पीछे दाएं बाएं बिल्कुल मत देखना, टाइम इतना ज़्यादा नहीं है कि कुछ आप और कर पाओ। यही कर लोगे तो बहुत आराम से आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर लेना एंड अपना एक चार्ट बनाना, अपना एक टेबल बनाना, इन टॉपिक्स को वहाँ पे लिखना और जैसे जैसे आपका कंप्लीट होते जाएगा वहाँ पे आप टिक करते जाना, सो दैट आपको विजुअली दिखे कि आप 100% में से कितना रास्ता कवर कर चुके हो। नाउ कॉन्ग्रेचुलेशंस ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जो यहाँ तक पहुँच पाए, जिन्होंने पूरा वीडियो देखा। नाउ इट्स टाइम फॉर योर रिवॉर्ड एंड दिस इज़ योर रिवॉर्ड। ये सेंसस 2011 का पीडीएफ है, यहाँ पे आपको सेंसस 2011 मिलेगा, इंडिया का सेंसस, एंड दिस वन इज़ यूपी सेंसस। सेंसस और अर्बनाइजेशन से हर साल 1-2 क्वेश्चन आ ही जाता है, कभी क्वेश्चन इजी होता है कभी क्वेश्चन टफ होता है। 2024 में थोड़ा इजी क्वेश्चन आया था, बट उससे पहले आप देखोगे तो सेंसस से टफ क्वेश्चन भी पूछा गया है, क्योंकि सेंसस का जो टॉपिक है ना वो एग्जॉस्ट हो चुका है। तो यूपीपीसीएस क्या करता है, थोड़ा डीप चला जाता है। दैट इज़ वाई काफ़ी डिटेल वे में मैंने इस सेंसस को प्रिपेयर किया है। इंडिया का सेंसस भी है, यूपी का सेंसस भी है। ऑल्सो काफ़ी लोगों की ये शिकायत भी होती है कि नोट्स नॉर्मली इंग्लिश में आते हैं। दैट इज़ वाई मैंने सेंसस को हिंदी में भी प्रिपेयर किया है। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं मैं टेलीग्राम से, मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसको डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल लेना और इसको पढ़ लेना। 2-3 क्वेश्चन आपको यहाँ से एग्जाम में 100% मिलेगा। तो चलो आप लोग मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो, आराम से पढ़ाई करो। ऑल दी वेरी बेस्ट।